हेलो एवरीवन। आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम जनरली डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बीइंग का। बिना रिसोर्सेज का ह्यूमन बीइंग्स इस अर्थ में सरवाइव करना मुश्किल है। और जो क्वालिटी हम अभी एसेस कर रहे हैं उसका मेंटेन कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम अपने प्रिमिटिव पीपल के साथ कंपेयर करके देखते हैं। उस समय रिसोर्सेस कम था, जनरली टेक्नोलॉजी कम होने के वजह से। तो उनका जो लाइफ स्टाइल था, क्वालिटी ऑफ जो लाइफ था बहुत हार्श था, बहुत हार्ड था और बहुत कम समय तक ही वो जिंदा रह पाते थे। लेकिन अभी के कंपेयर में देखिए कि हमारे पास चारों तरफ रिसोर्सेस ही है। ह्यूमन बीइंग ने अपना टेक्नोलॉजी यूज़ करके सभी चीज़ों को रिसोर्सेस के तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया और इसी वजह से हमारा जो लाइफ है वो अभी कंपेटिवली बहुत अच्छा है एंड ह्यूमन बीइंग्स आर एबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो ये भी माना जाता है कि रिसोर्सेज एक नेचर का गिफ्ट है, बट ऐसा नहीं। ह्यूमन ने रिसोर्सेज को बनाया है नेचर से सामान लेके। और यही सोचने वाले लोग इस रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं और ह्यूमन बीइंग इस चीज को इस तरह से यूज कर रहा है जिससे हमारा बहुत सारा मेजर प्रॉब्लम हो रहा है। अभी पहला जो प्रॉब्लम हो रहा है वो हो रहा है हमारा डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज होने का कारण ये माना जाता है कि कोई कोई इंडिविजुअल, इधर इंडिविजुअल डेवलप्ड कंट्री या रिच सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को बता रहा है। दिस फ्यू इंडिविजुअल अपने ग्रीड के लिए, ठीक है, अपने लोभ के लिए इस रिसोर्सेज को बहुत जल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये रिसोर्सेज बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। दूसरा ये बता रहे हैं कि रिसोर्सेज हमारे समाज में सभी के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वो किसी किसी लोगों के पास ज़्यादा है। जो डेवलप कंट्री उसके पास ज़्यादा है, जो रिच है उसके पास ज़्यादा है। गरीब के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, गरीब के पास प्रॉपरली रिसोर्सेज नहीं मिल रहा। लीस्ट डेवलप कंट्री जैसे सोमालिया हो गया, हाँ, कॉन्गो हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके पास रिसोर्सेज कम है। लेकिन उसके कंपैरिजन में देखिए आपका यूएसए में हो गया, यूरोप में कंट्री में हो गया, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है। और इस वजह से क्या हो गया, हमारा जो सोसाइटी है वो दो सेक्शन में डिवाइड हो गया, दो सेगमेंट में डिवाइड हो गया, एक रिच और एक पोर सेक्शन में। तीसरा जो कारण बता रहा है वो है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेस। और हम बिना सोचे समझे हम रिसोर्सेज को एक्सप्लोटेट कर रहे हैं। हम नहीं सोच रहे कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा करने से हमारे अर्थ में या हमारे सोसाइटी में किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हम नहीं सोच रहे। बस हमें यूज़ करना है, हमें प्रॉफिट इनकम करना है, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है और हम इनडिस्क्रिमिनेटली उस चीज़ को, इस रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जैसे कि जनरली एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ऐसा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जिसको फिर से रीपैक करना मुश्किल है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। ये सारा का सारा मेन कारण इसी वजह से है कि हम रिसोर्सेस को बिना सोचे समझे एक्सप्लॉइटेट कर रहे हैं। माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। मैनी रिसोर्सेस को यूज़ करने की वजह से, जैसे पेट्रोलियम हो गया या अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अगर यही चलता गया तो हमें फ्यूचर में और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सो यही तीन प्रॉब्लम था मेनली आपका इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेज को यूज़ करना। लेकिन इस प्रॉब्लम से बचेंगे कैसे? इस प्रॉब्लम से हम तभी बच सकते हैं जब हम इस रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब तक हम रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे हमारे बीच में हमेशा कंपटीशन रहेगा।
एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कंपटीशन के लिए वो और ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइटेट करना शुरू कर देगा और अल्टीमेटली पूरे अर्थ में ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि उससे अल्टीमेटली पूरे अर्थ को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट हो, एनवायरनमेंट हो, एनिमल्स हो। अगर हमें अपना लाइफ सस्टेन करना ज़रूरी है, हम चाहते हैं तो इक्वली रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है। इससे ग्लोबल पीस भी मेंटेन रहेगा। हम अब तक 2 वर्ल्ड वार के बारे में जानते हैं और दोनों वर्ल्ड वार रिसोर्सेज के वजह से ही हुआ। एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक कर रहा है रिसोर्सेज के वजह से, क्योंकि ये रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों कंट्री के बीच में कंपटीशन है, दोनों इकोनॉमिकली डेवलप्ड होना चाहता है, इसी वजह से वार हुआ। तो ग्लोबल पीस या हमें अपना लाइफ अगर क्वालिटी लाइफ अगर सस्टेन करना है तो इक्वली रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। जिस तरह से अभी हमारा रिसोर्सेज डिप्लीटेशन हो रहा है किसी इंडिविजुअल के वजह से या किसी इंडिविजुअल कंट्री के वजह से, हमारा प्लेनेट का फ्यूचर बहुत डेंजर में है। लेकिन हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे, एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। ये हमें तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम रिसोर्सेज प्लानिंग करेंगे। रिसोर्सेज प्लानिंग से ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं और इक्वली रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। हमें डेवलपमेंट करना ऐसा नहीं है कि भाई डेवलपमेंट नहीं करना, रिसोर्सेज को यूज़ करना बंद कर दो, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, ऐसा नहीं। डेवलपमेंट तो करना है हमें, लेकिन हमें इस तरह से डेवलपमेंट करना है ताकि एनवायरनमेंट हमारा डैमेज ना हो। और साथ ही साथ और एक चीज़ को ध्यान रखना है कि ये डेवलपमेंट हमारा फ्यूचर जनरेशन के नीड्स और डिमांड्स का कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। दैट इज डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। की हम डेवलपमेंट करने के लिए हमें चाहिए, सपोज कोल चाहिए, हमने सारा कोल ख़त्म कर दिया तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, उनको भी तो ज़रूरत होगा, उनका भी तो नीड्स है। उनके नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, सारा का सारा कोल हमें ख़त्म नहीं करना है अभी और इसी समय के डेवलपमेंट के लिए, उसे हमें फ्यूचर तक बचा के रखना है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था आपका रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 में। यहाँ में करीब से करीब 108 कंट्री के हेड गैदर हुए थे, बहुत सारे एनजीओज थे, जर्नलिस्ट थे। इसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। इसका अलग नाम भी है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, लेकिन पॉपुलरली इट इज़ नोन एज अर्थ समिट। इस समिट का मेन जो उद्देश्य था, उसका मेन उद्देश्य ये था कि हमें हमारा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है जो डैमेज हो रहा है, साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है। लेकिन ये डेवलपमेंट सिर्फ एक कंट्री दो कंट्री के बीच में नहीं, ग्लोबल डेवलपमेंट करना है। मतलब डेवलप्ड कंट्री एज वेल डेवलपिंग कंट्री दोनों अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और साथ ही साथ अपना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेंगे। तो इस मीटिंग को बहुत सारे कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें जो एजेंडा वगैरह था उसको बहुत कंट्रियों ने एडप्ट किया, साइन किया, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर था कि हमें अब क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। इस कॉन्वेंशन में एक ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके अंदर में एजेंडा 21 था। जो ये फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स था ये कोई लीगल बाइंडिंग नहीं था, मतलब जो रूल एंड रेगुलेशन बनाया था कि आपको ये इम्पोज करना ही है, ऐसा कोई लीगल बाउंड्री नहीं था। इट इज़ ए नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट दैट मेक्स सेवरल रिकमेंडेशन फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट को सस्टेनेबल करके रखना और उसका कंजर्वेशन करके रखने के लिए बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया था।
उनमें से सबसे फेमस था आपका एजेंडा 21, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर था। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन जो एम था वो था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हम एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचाना है, साथ ही साथ पॉवर्टी डिजीज को भी हटाना है। कैसे हटाएंगे? हम पूरे ग्लोबली कॉपरेट करके, मतलब डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करेंगे, अपना नॉलेज अपना आइडिया को शेयर करके, उनके बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन करके। यही एक मेन आपका एजेंडा था कि हमें फॉरेस्ट को भी बचाना है। और ये चीज़ तभी पॉसिबल होगा जब इसका रूल एंड रेगुलेशन हम लोकल गवर्नमेंट के जगह पे भी बनाएंगे, सिर्फ इंटरनेशनली नहीं। हर कंट्री अपना अपना रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा, जिससे वो अपने फॉरेस्ट को या पॉवर्टी को, डेजर्टिफिकेशन को और वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे, और बाकी चीज़ों को क्या करेंगे? हटाने का या कम करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी रिसोर्सेस प्लानिंग। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर सक्सेस होना है तो उसके लिए हमें प्लानिंग करना जरूरी है। विदाउट प्लानिंग वी अनेबल टू डेवलप प्रॉपरली और अचीव आवर गोल। सो इसी तरह से अगर हमें रिसोर्सेज को डेवलप करना है और उसका अगर जुडिशियस यूज़ करना है, कि प्रॉपरली अगर यूज़ करना है, तो हमें प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। प्लानिंग के बिना ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत तरह का रिसोर्सेस हमें मिलता है, लेकिन ये सारा का सारा रिसोर्सेस एक जैसा नहीं है, वो एक दूसरे से अलग है। जैसे कि आयरन ओर का ही 4 क्वालिटी है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइट्राइट। कोल का हो गया एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सो हर तरह का कोल हर जगह नहीं मिल रहा, हर तरह का मिनरल रिसोर्सेस हर जगह नहीं मिल रहा। कोई एरिया अगर किसी तरह का रिसोर्सेस में रिच है तो कोई एरिया उसमें डेफिसिट है। सो किसी के पास जब ये रिसोर्सेस हैं तो सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। लेकिन जिसके पास नहीं है, एक्यूट शॉर्टेज है, और इससे उसका डेवलपमेंट में रुकावट आता है। लेकिन पार्ट तो इंडिया का ही है। चलिए एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को देखते हैं। सो मान लेते हैं कि हमारा झारखंड हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, ये 3 एरिया जो है आपका मिनरल रिसोर्सेज में फेमस है। दिस इज ऑल्सो नोन एज छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, विच इज नोन फॉर मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन वही अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज में रिच है। लेकिन ये जगह इन चीज़ों में तो रिच है, लेकिन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब इधर में प्रॉपर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नहीं है, रास्ता ढंग का नहीं है, ठीक है, प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इधर पे नहीं है। उसी तरह से राजस्थान इज़ वेरी रिच इन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, लेकिन इधर पे क्या नहीं है? पानी नहीं है। लद्दाख हमारा कल्चर के ऊपर बहुत फेमस है, ठीक है, कल्चरल एरिया हो गया या इन चीज़ों में बहुत रिच है, लेकिन उनके पास भी वाटर रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर मिनरल रिसोर्सेज नहीं है। अब हर कोई स्टेट किसी किसी चीज़ में रिच है और किसी किसी में डेफिसिट है, लेकिन इन सभी स्टेटों को डेवलप्ड होने के लिए सभी रिसोर्सेज का होना जरूरी है। लेकिन इन स्टेटों में जैसे सपोज इधर आयरन ओर मिल रहा है, अरुणाचल को आयरन ओर चाहिए, इधर में कैसे मिलेगा? इसके लिए प्लानिंग करना अनिवार्य है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे कि झारखंड से या मध्य प्रदेश से हम किस तरह से आयरन ओर निकालेंगे, किस तरह से इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे दूसरे दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया में, तो हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और जब जहाँ पर रिच है, जहाँ पर सरप्लस है, उधर से हम रिसोर्सेस निकाल के कहाँ देंगे? जहाँ डेफिसिट है, ताकि हर रीजन बैलेंस हो सके और इक्वली डेवलप्ड हो सके। सो इसके लिए रिसोर्सेस प्लानिंग करना जरूरी है। लेकिन रिसोर्सेस प्लानिंग करेंगे कैसे? हमारे इंडिया में रिसोर्सेस प्लानिंग करने के लिए हम 3 कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है कि हमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है
कि किस तरह का मिनरल रिसोर्सेस मिल रहा है। क्या ये रिसोर्सेस पेट्रोलियम है, कि आयरन ओर है, कॉपर है या लाइमस्टोन है, उसके बारे में हमें पहले आइडेंटिफिकेशन करना है। और किस जगह पे करेगा, कहाँ पर मिलेगा, तो उसके लिए हमें सर्वे करना जरूरी है। फिर हमने सर्वे कर लिया, सपोज एक जगह है, हमने पता किया कि इस जगह पे हमारे पास इस तरह का मिनरल पाया जाता है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। और साइंटिस्ट डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टेक्नोलॉजी से इस जगह का कितना मिनरल है, उसका क्वालिटी कैसा है, उसका क्वांटिटी कैसा है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे और प्रॉपरली एक प्लान बनाएंगे। अब जब ये पता चल गया कि हमारे पास इस तरह का मिनरल रिसोर्सेस मिल रहा है, मानते हैं कोल मिल रहा है, लेकिन इस कोल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, कौन सा टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे, क्या हम अंडरग्राउंड माइनिंग यूज़ करेंगे या सरफेस माइनिंग यूज़ करेंगे। सो हमें हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, हमारे प्लानिंग के साथ उसको मिला के देखेंगे। अब टेक्नोलॉजी तो हो गया हमारे पास, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को, इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए हमारे पास स्किल लेबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें ट्रेन करना होगा, हमें कहीं से हायर करना होगा, या हमें कहीं इंस्टीट्यूशन बैठा के हमें ये सब चीज़ सिखाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन का मतलब सिर्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंडस्ट्री भी कहा जाता है, ताकि हमारा जो रिसोर्सेज प्लान बना रखे हैं उसको हम सक्सेस कर सके। अब जो थर्ड प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या रिसोर्सेज प्लानिंग सिर्फ हम उसी जगह पे करेंगे जहाँ पर रिसोर्सेज मिल रहा है, से ऐसा नहीं। हमारा रिसोर्सेज प्लानिंग मैच करना पड़ेगा पूरे डेवलपमेंट के लिए, पूरे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट के साथ। सिर्फ एक एरिया को डेवलपमेंट करने से नहीं होगा। डेवलपमेंट करने के लिए हमें पूरे इंडिया के बारे में प्लानिंग करना होगा और उसके साथ उसका मैचिंग करना होगा, तभी हम इस प्लान को सक्सेस कर पाएंगे, या हम कहेंगे कि इंडिया ने बढ़िया से रिसोर्सेज प्लानिंग किया है। और जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही इंडिया ने रिसोर्सेज प्लानिंग करना शुरू किया, ताकि हम पूरे कंट्री को ओवरऑल डेवलप कर सके, ताकि कोई भी रीजनल डिस्पैरिटी ना रहे। हमें ये तो पता चल गया कि एक कंट्री को या एक रीजन को डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन कंट्री में ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं मिलता, लेकिन वो जगह डेवलप हो रहा है। बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पर रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो कंट्री उन कंट्रियों से ज़्यादा रिच है या डेवलप है जहाँ पर रिसोर्सेज मिल रहा है। ऐसा क्यों? इसका कारण सबसे बड़ा चीज़ ये है टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास रिसोर्सेज है और आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी या स्किल लेबर नहीं है, या इंडस्ट्रीज नहीं है जहाँ पर आप इस रिसोर्सेज को एसेस करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और उसको दूसरे चीज़ में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो आप इस डेवलप नहीं कर सकते। रिसोर्सेज के साथ साथ आपका टेक्नोलॉजी, स्किल लेबर एंड इंडस्ट्री होना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल मानते हैं कि हमारे किसी जगह पे या किसी भी कंट्री के पास पेट्रोलियम मिल गया, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है इस पेट्रोलियम को कन्वर्ट करने के लिए इन पेट्रोल, डीजल और एनी अदर बाई प्रोडक्ट। उनके पास स्किल लेबर भी नहीं है, तो उनके पास इस रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जापान। जापान सब बहुत छोटा कंट्री है, वर्ल्ड वार 2 के बाद उनका हालत भी ख़राब हुआ था, लेकिन उनके पास सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्नोलॉजी। वो दूसरे कंट्री से रिसोर्सेज खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, अपना टेक्नोलॉजी, स्किल लेबर यूज़ करके उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एक वैल्यूएबल गुड्स में, और वही रिसोर्सेज उस कंट्री को बेच रहे हैं जहाँ से उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा था। तो सिर्फ रिसोर्सेज में रीच होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब मानते हैं कि जितने भी कॉलोनियल कंट्रीज थे, तो जैसे कि हमें ये फॉरेन कंट्री ने हमें इन्वेड किया, दूसरे कंट्री ने आके हमारे ऊपर राज किया, ब्रिटिश हो गया, यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, वो उन्हीं कंट्री के ऊपर उन्होंने अटैक किया और अपना कॉलोनी बनाया जो कंट्री रिसोर्सेस में रिच था।
लेकिन वो कंट्री उस समय रिसोर्सेस में रिच होने के बावजूद भी डेवलप्ड नहीं था, कम डेवलप थे। तो इसका कारण क्या था कि यूरोपियन कंट्री के पास रिसोर्सेस नहीं होने के बावजूद भी वो डेवलप थे और हमारे पास रिसोर्सेस होने के बावजूद भी हम डेवलप नहीं थे। उसका मेन कारण था हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। जितने भी कॉलोनियल कंट्री थे, चाहे वो ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, पुर्तगीज़ हो या फ्रांस वाले कंट्री हो, वो सारे के सारे कंट्रीज़ टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट थे। 70s-50 में ही ये कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था और हमारे में तो 19 में हुआ था। सो हम देख सकते हैं कि कितना टेक्नोलॉजिकली गैप है। सो इनके पास टेक्नोलॉजी होने के कारण ही उन्होंने हमारा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया और हमारे ऊपर उन्होंने सुप्रीमेसी बना के रखा, हमें 200 साल तक कब्जा करके रखा, कंट्रोल करके रखा, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी था। इंडिया ने भी वही चीज़ फेस किया। कॉलोनियल टाइम से पहले रिसोर्सेस था लेकिन टेक्नोलॉजी और स्किल लेबर नहीं था, सो डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडिया ने अपना टेक्नोलॉजी डेवलप किया, ब्रिटिश से टेक्नोलॉजी सीखा, ठीक है। स्लोली उन्होंने अपना रिसोर्सेज डेवलपमेंट करना शुरू किया। टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ एक्सट्रैक्शन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है। इंडियन रेलवे जो आज सबसे बड़ा बैकबोन माना जाता है इंडिया में, वो एक ब्रिटिश का ही गिफ्ट है। अगर ब्रिटिश नहीं आता शायद से बहुत देर में ही हमारा रेलवे डेवलपमेंट होता है। जैसे अफ्रीका में अभी भी बहुत सारे जगह रेलवे डेवलपमेंट नहीं है। इंडिया में रेलवे डेवलपमेंट ब्रिटिश के वजह से है। ये एक एग्जांपल है बस। इंडिया में क्रूड ऑयल मिला था डिगबोई में, आसाम में, वो भी ब्रिटिश ने ही खोजा, इसलिए इंडिया के पास रिफाइनरी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था। सो इंडिया ने टाइम टू टाइम अपना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को इम्प्रूव किया, मतलब स्किल लेबर निकाला। अब देखिए जितना भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आजकल पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम इंडिया का है, चाहे वो गूगल का सीईओ क्यों ना हो। सो लास्ट टॉपिक इन द सेकेंड पार्ट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो टिल हियर हमें पता है कि रिसोर्सेस होना साथ में टेक्नोलॉजी और स्किल लेबर होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है? लेकिन हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं अपना डेवलपमेंट के लिए वो नेचर में लिमिटेड है और इसका फॉर्मेशन होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, ठीक है। और अब हम जिस इरेशनल तरीके से हम कंजम्पशन कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ऐसा अगर करते रहा तो हमारा सोशियो इकोनॉमिक के साथ साथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी बढ़ता जाएगा। तो हमें कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है अगर इस प्रॉब्लम से हमें बचना है। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी है। तो हमें तो पता है कि ये रिसोर्सेज लिमिटेड है और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। अगर ख़त्म हो जाएगा तो हम जिस तरह से अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। हमारा लाइफ जिस तरह से अभी स्मूथली चल रहा है वो स्मूथली नहीं चलेगा। हमारे कंट्री में जो रिसोर्सेज है अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो हम दूसरे के कंट्री के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। इससे कभी कभी एक कंट्री दूसरे कंट्री के बीच में रिलेशन भी ख़राब हो सकता है। कोई कंट्री जिसके पास रिसोर्सेज ख़त्म हो गया है, उनके पास कोई उपाय नहीं है, तो दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो लीड टू वार। बहुत सारे क्राइम बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सस्टेनेबल रहने के लिए, हमारा लाइफ सस्टेनेबल रहने के लिए हमें रिसोर्सेज कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। गांधी जी का इधर पे कहना है कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। उनके हिसाब से हमारे अर्थ में, हमारे कंट्री में जितना रिसोर्सेस है वो काफ़ी है, जितना पॉपुलेशन है सबके लिए उससे ज़्यादा ही है। लेकिन हम सभी आदमी अगर ग्रीडी हो जाएंगे तो ये रिसोर्सेस कम पड़ जाएगा। उनका कहना है कि हमारे ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल और साथ साथ में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो रिसोर्सेज को एक्सप्लोटेट कर रहा है वही एक सबसे बड़ा मेन कारण है रिसोर्सेज डिप्लेटेशन का, वो भी ग्लोबल लेवल में।
अगर ये ग्रीडी एंड सेल्फिश पीपलों का दिमाग चेंज कर दे या उन्हें अच्छी तरह से अगर समझ में आ जाए तो हम डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज से बच सकते हैं। वो शुरू से ही मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे कि मास प्रोडक्शन करने का ज़रूरत नहीं है। मास प्रोडक्शन को हमें किससे कन्वर्ट करना है? प्रोडक्शन बाय दी मास। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि हमें डेवलपमेंट करना है अभी, ठीक है, लेकिन कंजर्वेशन करके। वो कैसे होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके। सो सेकेंड पार्ट में इतना ही था। सो फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ पार्ट का लिंक वीडियो में दिया रहेगा। थैंक यू।